आप सभी को नमस्कार। और प्रत्यय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय के तदित प्रत्यय के दूसरे भेद भाववाचक तदित प्रत्यय के दूसरे भेद भाववाचक तदित प्रत्यय भाववाचक तदित प्रत्यय क्या होता है। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कि कोई प्रत्यय जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ेगा और कर्ता सूचक शब्द का निर्माण कर रहा था। जैसे आपने पढ़ा था आर पढ़ा था, ची पढ़ा था, वाला पढ़ा था, ईया पढ़ा था। ये सारे प्रत्यय जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर वो किसका निर्माण कर रहे थे? कर्ता सूचक शब्द का निर्माण कर रहे थे। यहाँ क्या होगा कि कोई प्रत्यय होगा जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ेगा और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये बताता है। इसमें प्रत्यय, जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय आप ये ध्यान रखें, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय। अब इसमें प्रत्यय है जैसे आई प्रत्यय है। ये आई प्रत्यय किसका निर्माण करेगा? भाववाचक संज्ञा का। जैसे हमने इसको बुरा में लगा दिया, बुरा प्लस आई किया तो क्या बना? बुराई। अच्छा में किया तो अच्छा प्लस आई क्या बना? अच्छाई। अच्छा प्लस आई होकर क्या बनता है? अच्छाई। ध्यान दीजिए, बुरा क्या है? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। चौड़ा क्या है? विशेषण। चौड़ा क्या है? विशेषण। तो चौड़ा में यदि अगर हमने आई जोड़ा तो शब्द क्या बन जाएगा? चौड़ाई। ध्यान रखना, चौड़ा विशेषण है लेकिन चौड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे चाहे आप ऊंचा कर दें तो ऊंचा में आप आई जोड़ते हैं तो आपका शब्द क्या बनेगा? ऊंचाई। शब्द क्या बनेगा? ऊंचाई। भाववाचक संज्ञा। एक भाववाचक संज्ञा में जो एक मुख्य प्रत्यय आता है, जिसको कि परीक्षा में जिससे संबंधित बहुत सी बार प्रश्न किए गए और हमें पता नहीं होता है, प्रत्यय है त्वय। हमें प्रत्यय क्या जोड़ना है? त्वय। त्वय प्रत्यय जोड़ते समय आप ये ध्यान रखिए कि आकारांत शब्द में जब त्वय प्रत्यय जोड़ा जाता है तो अंत में त्रित्व का उच्चारण आएगा वहाँ। जैसे यहाँ शब्द आपका क्या है? माता। अब माता में यदि अगर आप त्वय जोड़ेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? मातृत्व। शब्द क्या बनेगा? मातृत्व। शब्द है भ्राता और भ्राता में यदि अगर आप त्वय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा? भ्रातृत्व। शब्द बनेगा भ्रातृत्व। इसी तरीके से यदि अगर आप नेता में जोड़ेंगे, नेता में त्वय प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका शब्द क्या बनता है? नेतृत्व। शब्द क्या बनेगा? नेतृत्व। तो जब भी आप आकारांत में आप त्वय जोड़ेंगे तो वहां आपका अंतिम जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? त्रित्व। अब आपका दिमाग यहां भी काम कर सकता है कि माता आकारांत में मैंने ऐसा बताया तो आप ये कहेंगे ममता। अब ममता में हम त्वय जोड़ें तो यहां ममतृत्व इस तरह का शब्द क्यों नहीं बनता है? अपने दिमाग में ये बात आ सकती है कि आकारांत है ममता भी और ये इस ढंग से क्यों नहीं लिखा जा रहा। ध्यान रहे, यहाँ ममता शब्द जो है ऑलरेडी इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ मम मूल शब्द है। मम। मम का मतलब क्या होता है? मेरा। मम का यहाँ संस्कृत में अर्थ होता है मेरा, और मेरे होने का भाव वही तो क्या है? ममता है। तो यहाँ ऑलरेडी इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है और दो प्रत्यय एक साथ नहीं जुड़ेंगे। और मम में यहाँ
ता जोड़ रखा है और फिर आपका शब्द बना हुआ है क्या, ममता। ये भी भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण कर रहा है। आगे हम ता प्रत्यय को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको आप खास तौर पर याद रख लें कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं कि आकारांत में त्व जोड़ेंगे तो ये लास्ट में अंत में क्या बन जाता है, त्रित्व का उच्चारण होता है। तो आई की बात हुई, हमारी त्व की बात हुई। इसी के साथ हम और कुछ उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। प्रत्यय है जैसे ई प्रत्यय भी किसका बोध कराएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। ध्यान रखिए प्रत्यय बार बार रिपीट होते रहेंगे। ई प्रत्यय है, अब वो कभी तो वो स्त्री जाति का बोध करा देगा, जब स्त्री जाति का बोध कराएगा तो वो स्त्री बोधक तदित प्रत्यय रहेगा। कभी वो भाव का बोध कराएगा तो वो भाववाचक तदित प्रत्यय रहेगा। जैसे यहाँ पे है ई, अब यदि अगर हम इसमें लगा, जैसे ये शब्द क्या है, दोस्त। दोस्त क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है दोस्त। अच्छा, इन तमाम सारे उदाहरणों में खास बात आप ये भी समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो होती है, हमने संज्ञा का टॉपिक खैर पढ़ा नहीं है, उसके लिए भी हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। आपको भी पता है कि सिर्फ उसे महसूस करने जैसी चीज है। दोस्त संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्त यदि अगर भाई ये मेरा दोस्त है तो दोस्त दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्त में यदि अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द आपका क्या बन जाता है, दोस्ती। शब्द क्या बन जाता है, दोस्ती। दोस्ती एक भाव है। तो यहां आप जैसे ये शब्द है नम, नम जो है वो क्या है, विशेषण। नम क्या है, विशेषण कि मौसम बहुत नम है, तो नम है विशेषण। और नम में यदि अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द आपका क्या बनेगा, नमी। नमी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से सर्द में आप जोड़ दें, सर्द का मतलब ठंडा, और सर्द में हम करेंगे तो सर्दी, भाववाचक संज्ञा। गर्म में जोड़ेंगे ई तो गर्मी, भाववाचक संज्ञा। गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा। खेत, खेत जातिवाचक संज्ञा है, खेत में ई जोड़ दिया तो आपका शब्द क्या बनेगा, खेती। खेती क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ई से संबंधित कुछ उदाहरण हुए ढेर। आप ये देखिए कि इन प्रत्ययों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यय हैं। सिर्फ बात समझने की है कि कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि जो शब्दांश हमने जोड़ा वो शब्दांश जुड़ करके अर्थ, शब्द के अर्थ में परिवर्तन किस ढंग से लाता है, वो क्या काम कर देता है, उसका क्या फंक्शन है, वो उसका क्या रिएक्शन होता है उसमें जुड़ने के बाद, ये हमें समझना होता है। तो हमें ना प्रत्ययों को रटने की आवश्यकता है ना कुछ भी। सीधा सा फंडा हमारे सामने ये रहेगा कि हमें शब्द दिखेगा, हम शब्द में से प्रत्यय को निकाल लेंगे, मूल शब्द को देखेंगे कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो आपका तदित प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द यदि अगर कोई धातु है तो उसमें आपका कृत प्रत्यय लगा हुआ है। अब हमने ये तय कर लिया कि मूल शब्द कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से कोई एक चीज है, तो उस मूल शब्द में वो प्रत्यय लगा देने पर वो किस चीज का हमें बोध कराता है। क्या वो किसी कर्ता का बोध कराता है, क्या वो किसी भाव का बोध कराता है, क्या वो किसी गुण का बोध कराता है, या फिर किसी स्त्री जाति का बोध कराता है, या फिर लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करता है। इस आधार पर हम आसानी से हम हमारे प्रत्ययों के सवाल को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ ई से संबंधित हमारे कुछ उदाहरण हुए। ता प्रत्यय जो हम आम तौर पर लगाते हैं किसी भी शब्द के साथ, वो भी किसका बोध कराता है, भाव का बोध कराता है। जैसे ता प्रत्यय। अब यदि अगर हमें सुंदर शब्द है, सुंदर में यदि अगर हमें ता जोड़ना है तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, सुंदरता। सुंदरता शब्द क्या बन जाएगा, सुंदरता। अब एक चीज और समझिए आप कि यदि अगर हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं आया है हमारा, भाववाचक में नहीं आएगा, वो संबंध की हम बात करेंगे तो संबंधवाचक प्रत्यय में आएगा यह प्रत्यय, जिसके बारे में हम पहले कोई क्लास हमारी प्रत्यय की हुई थी जिसमें हम चर्चा भी कर चुके हैं कि यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो सुंदर। अब सुंदर में यदि हम यह प्रत्यय जोड़ें तो आपका शब्द बनता है सौंदर्य। सौंदर्य, तो एक शब्द है सौंदर्य और एक शब्द है सुंदरता।
ध्यान रखिए कई बार हमसे वर्तनीगत प्रश्नों को लेकर के आते हैं कि निम्न में से वर्तनीगत अशुद्धि किस कहाँ पर है, किस विकल्प में है। तो हमें एक ये शब्द मिलता है सौंदर्यता, सौंदर्यता, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है। या तो हम सुंदरता लिखें या फिर हम सौंदर्य लिखें। सौंदर्यता शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि एक शब्द में प्रत्यय हम एक ही जोड़ेंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि दो प्रत्यय भी जुड़ते हैं, लेकिन इस शब्द के लिए आप ध्यान रखें कि कहीं भी अगर हमारे वर्तनी संबंधी प्रश्नों में अगर इस तरह से ये पूछा जाता है तो सौंदर्यता शब्द जो है गलत है। वर्तनीगत दृष्टि से हम देखें तो या तो हम सुंदरता लिखेंगे या हम सौंदर्य लिखेंगे। सौंदर्यता शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सुंदर में हम ता जोड़ते हैं तो शब्द हमारा क्या बनता है, सुंदरता। सुंदरता का भाव, सुंदर विशेषण है लेकिन सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्र में यदि अगर हमने ता जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, मित्रता। शब्द क्या बनेगा, मित्रता। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि देव शब्द है, देव, देव जातिवाचक संज्ञा है। किस देव के हम बारे में बात कर रहे हैं, भगवान शिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, हनुमान जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, गणेश जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। जातिवाचक संज्ञा है देव, और देव में यदि अगर हम ताप जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है देवता। ध्यान रहे देवता शब्द भाववाचक संज्ञा है। कई बार क्लास में बच्चों ने प्रश्न करते हुए या फिर ऐसा कहा कि सर देवता में तो जातिवाचक संज्ञा होगी, कि कौन सा देवता। नहीं, देवता नहीं बोलेंगे, कौन सा देव। देव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि अगर हम देवता की बात करें तो देवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो देवता शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाती है, भाववाचक संज्ञा। देव जातिवाचक संज्ञा, मित्र जातिवाचक संज्ञा, सुंदर क्या है, विशेषण। सुंदर क्या है, विशेषण। तो यहां शब्द अपना क्या बन जाता है, सुंदरता। जैसे सज्जन, अब सज्जन में यदि अगर हम जोड़ देता तो क्या हो जाएगा, सज्जनता। सज्जनता, ये सज्जनता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये जहां भी कोई प्रत्यय जुड़े और भाव का निर्माण करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, भाववाचक तदित प्रत्यय। जैसे प्रत्यय ये भी आ जाता है गी, गी अपने आप में प्रत्यय है। ध्यान रखिए प्रत्ययों का अंत नहीं है। उपसर्गों में तो फिर भी यदि अगर हम संस्कृत के उपसर्गों की बात करते हैं तो मूल उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं, लेकिन प्रत्यय अनलिमिटेड हैं। जैसी जैसी भाषा होती है उसके साथ उनको जोड़े जाते हैं। जैसे अक्कड़ आ जाएगा, घूम में लगा दिया घुमक्कड़, भूल में लगा दिया भुलक्कड़। तो इस तरीके से प्रत्ययों का अंत नहीं है। गी, गी प्रत्यय भी किसका बोध कराएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे मर्दाना, अब मर्दाना पुरुष से संबंधित हो गया। मर्दाना यहाँ पे क्या है, पुरुष जाति के लिए आ जाता है। और मर्दाना में यदि अगर हमने गी प्रत्यय जोड़ दिया तो अपना शब्द क्या बनता है, मर्दानगी। शब्द क्या बन जाता है, मर्दानगी। हम कहें दीवाना, दीवाना विशेषण है, और दीवाना में यदि अगर हमने गी जोड़ा तो शब्द क्या बनता है, दीवानगी। शब्द क्या बन जाता है, दीवानगी। पन प्रत्यय है, पन प्रत्यय क्या है, पन। अपना सर्वनाम है, अपना में यदि अगर हमने पन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अपनापन, अपनापन। बच्चा, बच्चा में यदि अगर हमने पन जोड़ दिया तो हमारा शब्द क्या बनेगा, बचपन। शब्द क्या बन जाएगा, बचपन। ये पन जुड़ा और भाव का निर्माण कर रहा है। अपना सर्वनाम है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अपना से क्या बना, अपनापन। बच्चा से क्या बना, बचपन। तो ये हो जाता है हमारे भाववाचक तदित प्रत्यय से संबंधित उदाहरण। आप एक बात याद रख लें, इसको कहीं भी एक नोट में डाल लें। मैं अभी आपको ये बता देता हूं, और एक विशेष नोट बना करके आप इसको कहीं भी लिख लें। नोट कि जब भी कभी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया
और क्रिया। जब भी कभी इन चार चीजों में जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, इनमें यदि अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय, तो हमेशा वो क्या बनती हैं? भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा, ये याद रख लें कि जब भी कभी जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में और क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा भाववाचक तदित प्रत्यय हुआ। फिर तदित प्रत्यय के हम तीसरे भेद गुणवाचक तदित प्रत्यय के बारे में हम बात करते हैं और गुणवाचक तदित प्रत्यय की कुछ उदाहरणों से हम उसको समझते हैं। चलिए, गुणवाचक तदित प्रत्यय क्या काम होगा इसका? तीसरा भेद हो जाता है गुणवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय। और गुणवाचक तदित प्रत्यय क्या करेगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का निर्माण, गुणवाचक विशेषण का निर्माण करने वाले प्रत्यय, गुणवाचक विशेषण का निर्माण करने वाले प्रत्यय। बहुत ध्यान से एक बात समझिए, इससे पहले हमने पढ़ा था भाववाचक तदित प्रत्यय और अब आया है हमारा गुणवाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय में क्या हो रहा था कि हम विशेषण में प्रत्यय जोड़ रहे थे और भाववाचक संज्ञा बन रही थी। मतलब चाहे कहीं गुणवाचक विशेषण भी आ रहा था, गुणवाचक विशेषण में हम प्रत्यय जोड़ रहे थे और भाववाचक संज्ञा बन रही थी। यहां उल्टा मामला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में कि भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़ेंगे और वो गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेगा। जैसे समझिए उदाहरण से, प्रत्यय क्या है? आलू। प्रत्यय क्या है? आलू। सब्जी वाला आलू नहीं समझे इसे, प्रत्यय है आलू। शब्द क्या है? दया। दया भाव है। दया का क्या है? भाव है, तो ऑलरेडी ये भाववाचक संज्ञा है। दया में यदि अगर हमने आलू जोड़ दिया, दया में यदि अगर हमने आलू जोड़ा तो शब्द क्या बना? दयालु। और दयालु शब्द आपका क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। चाहे आप इसको समझ भी कैसे सकते हैं, जैसे यदि एक वाक्य में बोलता हूं कि भाई उस व्यक्ति में बहुत दया है, तो दया क्या है? यहाँ भाववाचक संज्ञा, ये विशेषता नहीं है। उस व्यक्ति में बहुत दया है और दया के साथ तो भाव ऑलरेडी जोड़ ही दिया, भाई उस व्यक्ति में बहुत दया भाव है, तो दया शब्द जो है वो आपका भाव है और दया में आलू जोड़ा तो दयालु। अब हम सेंटेंस ये बोलते हैं कि वह व्यक्ति दयालु है, ये उसकी क्वालिटी, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण के रूप में काम आ रहा है दयालु। तो दयालु शब्द क्या बन जाता है? आपका गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से कृपा जो है, कृपा भी क्या है? भाव है। ईर्ष्या भी क्या है? भाव है। तो कृपा में हमने आलू जोड़ा तो शब्द क्या बन जाता है? कृपालु। शब्द क्या बनेगा? कृपालु। ईर्ष्या में हमने आलू जोड़ दिया तो यहां पे क्या बन जाएगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। तो ये शब्द आपके क्या बन रहे हैं? भाववाचक संज्ञा से संबंधित बन रहे हैं। तो यहां आलू की बात हुई। दूसरी बात, हम आ प्रत्यय जोड़े, जैसे प्यास। अब प्यास में हम आ जोड़ दें, प्यास भाववाचक संज्ञा है, प्यास में हम आ जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा आपका? प्यासा। शब्द क्या बनेगा? प्यासा। तो इस तरीके से हम जब भी कभी भाववाचक संज्ञा में हम जोड़ेंगे तो वहां पे आप भाववाचक संज्ञा में हम कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो किसका निर्माण कर रहा है? गुणवाचक का। जैसे भूख। अब भूख में यदि अगर आप आ जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा? भूखा। भूख भाववाचक संज्ञा है लेकिन भूखा क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठंड। अब हम ठंड की बात करें तो ठंड भाव है, बहुत ठंड लग रही है, ठंड। ठंड भाव है और ठंड में यदि अगर हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो वो शब्द क्या बन जाएगा? ठंडा। गुणवाचक विशेषण। भूखा गुणवाचक विशेषण। प्यासा गुणवाचक विशेषण। ईर्ष्यालु, कृपालु, दयालु, ये सभी क्या हैं? आपके गुणवाचक विशेषण।
तो गुणवाचक विशेषण के लिए आप समझ गए होंगे कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय जुड़ेगा और वो गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेगा। गुणवाचक विशेषण में हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय आता है, उस प्रत्यय के बारे में हम बात करते हैं, इक प्रत्यय, जो कि विशेष तौर पर आपको समझना है और बार बार आप एक ही बार में समझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रत्यय को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो कि हमारी वर्तनीगत अशुद्धियों को भी दूर करता है और प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी यह है। अच्छा, प्रत्यय कौन सा है? इक। प्रत्यय क्या है? इक। पूर्व में भी हमारी एक क्लास हो चुकी है, जो कि जिस क्लास को हमने डाला था प्रत्यय ब्रह्मास्त्र के नाम से, तो उसमें भी इस प्रत्यय के बारे में चर्चा, वहाँ 5 प्रत्ययों को समझाया गया था खाली, बाकी इतना उसको पूरे विवरण के साथ नहीं समझाया गया था। एक छोटी सी क्लास जहाँ कहीं इस तरह का कमेंट्स आया कि सर प्रत्यय के बारे में कुछ बताइए, तो उस समय पे उन 5 प्रत्ययों को समझाया गया था और उस प्रत्यय में बात वहाँ उन 5 प्रत्ययों की हुई थी। तो इक प्रत्यय एक बार फिर से आप ध्यान कर लें कि इक प्रत्यय में क्या होता है कि जब भी हम किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के प्रारंभिक स्वर में कुछ बदलाव आता है। जैसे शब्द का प्रारंभिक स्वर यदि अगर ए होता है तो प्रत्यय जुड़ जाने पर वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। शब्द का प्रारंभिक स्वर, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रारंभिक स्वर। यदि शब्द का प्रारंभिक स्वर ए होता है तो प्रत्यय जोड़ने पर वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और यदि शब्द का प्रारंभिक स्वर पहले से आ है तो आ का आ ही रहेगा। यदि शब्द का प्रारंभिक स्वर छोटी ई है या बड़ी ई है या फिर ए है तो प्रत्यय जुड़ जाने पर वो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। और यदि प्रारंभिक स्वर ऑलरेडी आई है तो आई का आई रहेगा। यदि शब्द का प्रारंभिक स्वर उ या फिर बड़ा उ या फिर ओ है तो प्रत्यय जोड़ने पर वो क्या बन जाएगा? औ बनेगा। और यदि ऑलरेडी प्रारंभ में ही अगर औ है तो औ का औ रहेगा। ये आप बहुत विशेष तौर पर आप इस बात को याद रख लें कि जब भी कभी हम किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं, इक प्रत्यय किसका निर्माण करता है? गुणवाचक शब्दों का निर्माण करता है। इक प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो शब्द के प्रारंभिक स्वर में क्या आता है? एक बदलाव आता है और वो बदलाव इस क्रम में आता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ उदाहरणों से इस बात को समझाता हूं कि चलिए पहले एक उदाहरण छोटा सा हम यही समझ लेते हैं। जैसे शब्द यहाँ पे क्या है? मूल। शब्द क्या है? मूल। और मूल में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे। मूल में हम क्या जोड़ेंगे? इक प्रत्यय जोड़ेंगे। ध्यान रखिए, प्रत्यय का जब टॉपिक हमने शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि मूल शब्द के अंतिम स्वर को प्राय शून्य समझा जाना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि अंत में कोई स्वर उसमें नहीं है, क्योंकि यदि अगर हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो फिर हम हमारा संधि वाला प्रकरण ले बैठेंगे। और संधि वाला प्रकरण लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अंत में क्या है? ए, ले में ए है और यहाँ प्रारंभिक स्वर क्या है? ई। तो ए और ई मिलकर क्या बन जाते हैं? ए। और फिर आपका शब्द हिसाब से तो क्या बनना चाहिए? मूलेक, जो कि गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो इसलिए ये याद रहे कि जब आप प्रत्यय जोड़ रहे होते हैं तो प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम स्वर को आप शून्य समझें, ये मान लें कि वहां कोई स्वर नहीं है। अब बात ये आती है कि शब्द के प्रारंभिक स्वर में बदलाव किस ढंग से होता है। तो मैंने ये कहा कि मूल में हमें इक जोड़ना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए प्रारंभिक स्वर क्या है? उ। और उ में जब हम इक जोड़ते हैं तो प्रारंभिक स्वर उ का क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो ये रहा औ, मऊ, ये बन गया। अंतिम स्वर को हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। तो यहाँ लय कैसा है? हलंत वाला माने हम। और हलंत आधे लय में जब ये ई जुड़ेगी तो यहाँ पे आपका शब्द क्या बनेगा? ली। और ये कै ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा इक वाला और आपका शब्द क्या बन जाएगा? मौलिक। तो इस ढंग से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम कुछ और उदाहरण देखते हैं इक से संबंधित, जो कि परीक्षा में बहुत बार इससे संबंधित क्या किए जाते हैं? प्रश्न किए जाते हैं। तो जैसे हमने समाज में इक जोड़ा,
तो शब्द क्या बन जाएगा? सामाजिक। समाज में इक जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? सामाजिक। भूत, भूत में यदि अगर हम इक जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? भौतिक। शब्द क्या बनेगा? भौतिक। उपचार, उपचार में यदि अगर हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? औपचारिक। शब्द क्या बनेगा? औपचारिक। इसी तरीके से शब्द क्या है? वेतन। वेतन में यदि अगर हम इक जोड़ें तो शब्द क्या बनेगा? वैतनिक। शब्द क्या बनेगा? वैतनिक। खास तौर पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रमाण। अब प्रमाण में यदि अगर हमें इक जोड़ना है तो आप देखिए 90% लोग जो है, 90% लोग जो बोलते हैं वो प्रामाणिक बोलते हैं। प्रामाणिक नहीं, शुरू में प्रारंभिक स्वर क्या है? ए, और जब ये प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आ, और आपका शब्द क्या बन जाता है? प्रामाणिक। शब्द क्या बनेगा? प्रामाणिक। चमत्कार, चमत्कार शब्द में यदि अगर आपको इक जोड़ना है तो चमत्कारिक नहीं होगा, शब्द आपका क्या बनेगा? चामत्कारिक। शब्द क्या बनेगा? चामत्कारिक। शब्द बनेगा चामत्कारिक। सेना, सेना में यदि अगर आप इक जोड़ेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? सैनिक। शब्द क्या बनेगा? सैनिक। वेद, वेद में यदि अगर आपने इक जोड़ दिया तो आपका शब्द क्या बनेगा? वैदिक। शब्द क्या बनेगा? वैदिक। तो इस ढंग से हम इक से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम कर सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि गुण संधि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में हमने आलू पढ़ा है, हमने आ पढ़ा है, इक पढ़ा जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। देखिए सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो हम टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि कहीं भी कोई अतिरिक्त लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो कम ही है। पर मैं ये चाहता हूं कि हम तमाम उदाहरणों को कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है एक इतनी सी क्लास में, लेकिन हम जो बेसिक चीज़ है, जो उसके फैक्ट्स हैं उसको हम समझ जाएं तो हमारे सामने किसी भी तरह का प्रत्यय आए तो हम उस शब्द को तोड़ करके ये देखेंगे कि क्या है, और उस आधार पर हम ये निर्धारण कर पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ये तदितांत है या कृदंत है, या फिर उस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और प्रत्यय लग करके वो किस चीज़ का निर्माण कर रहा है। इस आधार पर हम सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है और मिलते हैं अगली क्लास में ही प्रत्यय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।